Welcome, my dear students. In this session, we are going to discuss DI sets, data interpretation questions that have been asked in XGMT 2024 examination today itself. So, we will be discussing two DI sets, major DI sets, okay, that constituted 9 to 10 questions out of 15 in the DI. Okay? Whatever is remaining, for that you can also comment, ठीक है, कि और कौन से क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा सा और डिटेल मिलेगा तो आई विल प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू देम एज वेल. सिमिलरली क्वांट के भी सॉल्यूशंस आई विल बी अपलोडिंग टुमारो. जितने भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो अगर तुम्हारे पास किसी भी क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन वेदर दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू डीआई सेट और क्वांट या फिर बाकी सेक्शन से भी बिलोंग करता है, तो यू शुड कमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली सेंड मी द क्वेश्चन टू my telegram id, that is ADITYAKT, and also join the telegram group that is CADS@MBA. चलो पहला सेट लेते हैं DI का. So this is the first set and the set gives a table and the table is given with forecasts of the world and Asian energy demand for the years 1990, 2000 and 2010 AD. The demand is given in million barrels per day crude oil equivalent. So this is for 3 years 1990, 2000 and 2010 for world as well as for Asia. For petroleum, natural gas, solid fuels, nuclear, hydropower and total as well is given. Question 1 is over 1990 2010 which two fuels meet more than 60% of the total energy demand of both world and Asia. So which two fuels are meeting the total energy demands more than 60% of the total energy demand of both world as well as Asia. यानी दोनों के लिए आंसर सेम ही होगा. तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों के लिए हमें चेक करना है, किसी एक के लिए चेक करोगे वही दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा. Isn't it so? क्योंकि मोर देन 60% है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मोर देन 60% में दो ऑप्शंस हो, पॉसिबल नहीं है. तो क्लियरली दिख जाएगा हमको. फॉर वर्ल्ड द हाईएस्ट वैल्यूज आर पेट्रोलियम एंड सॉलिड फ्यूल फॉर 1990 और टोटल वैल्यू है 150. तो 150 में से दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 100 आउट ऑफ 150 यूनिट्स, यानी कि 2/3 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. और एशिया के लिए दिस इज 4 + 4 for petroleum and solid fuels. So this is 80% of total value. So clearly this has to be the answer because 80% वैल्यू एशिया के लिए ये 1990 में आ रहा है. तो कोई भी और वैल्यू, कोई भी और अरेंजमेंट हमें ये इतना हाई वैल्यू नहीं दे सकता, 60% से ज़्यादा का वैल्यू नहीं दे सकता. तो क्लियरली दिस शुड बी द आंसर. चेक करेंगे हम, बट इतना इज सफिशिएंट क्योंकि एशिया के लिए दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 80%. तो क्लियरली इसके अलावा कोई भी और आंसर नहीं हो सकता. हाँ, नन ऑफ दिस गिवन होता, नन ऑफ दिस भी घर गिवन है. ओके, गिवन है यहाँ पे. सो इसलिए बाकी वैल्यूज को भी चेक करना पड़ेगा. ओके, तो वर्ड में 2000 में अपन गए, तो 2000 में दीज टू पेट्रोलियम एंड सॉलिड फ्यूल्स आर 70 + 60 दैट इज 130. तो 65% डिमांड मीट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे डिमांड था 2/3 यानी 66.67%. दिस डिमांड वॉज 80%. यहाँ पे 65% फॉर वर्ल्ड और फॉर एशिया दिस इज 15 आउट ऑफ 20 75%. तो अब तक तो सारे बॉक्स टिक हो रहे हैं. 2010 में वर्ल्ड के लिए दिस इज 80 + 75 दैट इज 155 आउट ऑफ 250 और 250 का 60% होता है 150. तो दिस इज ग्रेटर देन 60% या फिर 62%. ठीक है, और फॉर एशिया दिस इज 15 + 10 25 आउट ऑफ 33.3. तो कितना परसेंटेज आ जाएगा? रफली 33.3 का 30% विल बी 10 और ये वैल्यू आ रहा है 25. तो दिस इज 75% आ रहा है. तो क्लियरली सारे केसेस में हमारा 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पेट्रोलियम और सॉलिड फ्यूल का. सो आंसर विल बी पेट्रोलियम एंड सॉलिड फ्यूल ओनली, ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, which fuels proportion in the total energy demand increases over the decade 1990 to 2000 and decreases over the decade 2000 to 2010 for both world and Asia. तो पहले तो इंक्रीज करना है प्रपोर्शन में और फिर डिक्रीज करेगा प्रपोर्शनली, यानी कि ओवरऑल टोटल में जो इसका शेयर है वो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा. तो फॉर पेट्रोलियम इफ वी चेक, ऑप्शंस क्या है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सॉलिड फ्यूल एंड न्यूक्लियर. तो फॉर पेट्रोलियम कॉन्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 50 to 70, बट क्योंकि टोटल भी इंक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट केस में है हमारा पेट्रोलियम का प्रपोर्शन 1/3 और सेकंड केस में 70/20. यानी कि फर्स्ट केस में प्रपोर्शन परसेंटेज में समझ लो 33.33% है और सेकंड केस में दिस वैल्यू 35%. तो इंक्रीज किया है और फिर 70 से गया है 80 पे और टोटल हमारा 200 से 250 पे गया है. तो परसेंटेज में कितना है? 80/250, 80/250 विच इज 8/25 यानी कि 32%.
32%। तो क्लियरली पहले इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया, तो पेट्रोलियम इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, पेट्रोलियम मस्ट बी द आंसर, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर हो नहीं सकते, नन ऑफ दिस गिवन नहीं है, तो पेट्रोलियम शुड बी द आंसर। क्लियर है? बट बाकी को भी चेक कर लेते हैं। नेचुरल गैस हमारा 30/150 यानी कि नेचुरल गैस इज 20%। ओके, और फिर नेक्स्ट वैल्यू में क्या आ रहा है? 40/200 यानी कि अगेन दिस इज 20%। देयर इज नो इंक्रीज व्हाटसोएवर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अच्छा, एशिया के लिए भी चेक करना था, तो एशिया के लिए, बट जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा कोई और ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता। तो क्लियरली अगर इतना भी चेक कर लिया था, एग्जाम कंडीशंस में देखो ये ध्यान रखना है कि लॉजिकली अगर हम साउंड है, क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑफ दीज ऑप्शन गिवन नहीं है, एक से ज्यादा आंसर हो नहीं सकते, और पेट्रोलियम हमारा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बट एशिया के लिए भी चेक करना पड़ेगा ना, एशिया के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो एशिया के लिए क्या कंडीशन आ रहा है? 4 से 10 पे गया है, तो क्लियरली इंक्रीज हुआ है, बिकॉज 4/10 40% है, और 10/20 में 50% है, और फिर 10 से गया है 15 पे, और यहां पे भी दिस वैल्यू इज हाउ मच परसेंट? ये रफली अपना आ रहा है 45%। तो 50% से डिक्रीज करके 45% हो गया। तो एशिया के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वर्ल्ड और एशिया दोनों के लिए ही सेम है। तो आंसर अपना ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी हमने देख लिया, नेचुरल गैस इज कांस्टेंट, वर्ड के लिए कांस्टेंट आ गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्लियरली। सॉलिड फ्यूल्स 50 है, 50/150 यानी कि दिस इज 33.33% सॉलिड फ्यूल्स का, और नेक्स्ट ईयर है 30%, तो डिक्रीज कर गया है, तो क्लियरली दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। न्यूक्लियर के लिए बात करें, 10/150 यानी 1/15 है, और देन दिस इज 10% यानी कि क्लियरली पहले तो इंक्रीज किया है, और फिर 20 अगेन दिस इज 1/10 यानी फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डिक्रीज नहीं किया है, एंड हेंस न्यूक्लियर विल आल्सो नॉट बी द आंसर। ठीक है, किसी भी एक में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर दूसरे में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों में सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा सॉल्यूशन होगा। एक में नहीं कर रहा है तो दूसरे में कर भी रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, which is the fuel whose proportion in the total energy demand will decrease continuously over the period 1990 to 2010? यानी कि कंसिस्टेंटली डिक्रीज करना है, 1990 से 2000 तक भी डिक्रीज करेगा और उसके बाद में फिर भी डिक्रीज करेगा। तो पेट्रोलियम तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं गिवन, नेचुरल गैस हम देख चुके हैं कि ये कांस्टेंट है। अच्छा, एशिया के लिए बात कर रहा है, एशिया के लिए बात कर रहा है और कंसिस्टेंटली डिक्रीज करना है, तो ये तो इंक्रीज कर रहा है, तो नेचुरल गैस तो अपना सॉल्यूशन नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता। सॉलिड फ्यूल्स 4 से 5 पे गया है, बट प्रपोर्शन में 40% था, 4/10 40% था, बट अब 5/20 यानी 25% हो गया है, 25% हो गया है, और फिर हमारा 10 पे गया है, 10/30.33 विच इज ग्रेटर देन 25, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो डिक्रीज किया है बट फिर प्रोपोर्शन इंक्रीज किया है, तो सॉलिड फ्यूल्स इज नॉट द आंसर। न्यूक्लियर हमारा 0.5/10 है यानी कि 5% है, और फिर हुआ है 1/20 यानी अगेन 5% है, तो एक कांस्टेंट है, डिक्रीज ये भी नहीं किया है, तो न्यूक्लियर भी आंसर नहीं होगा। तो क्लियरली अपना आंसर हाइड्रो पावर होगा। चेक फिर भी कर लेते हैं, बट आंसर यही होगा। 1/10 यानी कि 10% है 1990 में, और फिर ये 1.5/20 है यानी कि दिस इज 7.5%, तो डिक्रीज किया है, और फिर है 2/33.3 विच क्लियरली इज अगेन अ डिक्रीज, क्योंकि 3 टाइम्स करोगे तो 6% आ जाएगा। 33.3 है तो रफली 3 टाइम्स करोगे तो 6% आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द आंसर। कंसिस्टेंट डिक्रीज हमारा हाइड्रो पावर में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, which is the fuel whose proportion to the total energy demand of the world will remain constant over the period 1990 to 2010, but whose proportion will increase in the total energy demand in Asia? Again, we have already seen कि नेचुरल गैस हमारा ऑलरेडी जब हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन में 30 है यहाँ पे प्रोपोर्शन, 30/150 यानी 20% है, और 2000 में भी दिस इज 20%, एंड 2010 में भी दिस इज 20%। ठीक है, परसेंटेज में देखोगे तो सबसे कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि प्रोपोर्शन में सीधे परसेंटेज में वैल्यूज कंपैरिजन करना सबसे आसान है। सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो नेचुरल गैस हमारा क्लियरली एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। आप सेकंड को भी चेक कर लेते हैं, 0.5 से 2.5 हुआ है, तो स्टीप इंक्रीज है, 5 टाइम्स हुआ है, जबकि जो टोटल है हमारा वो तो सिर्फ 2 टाइम्स हुआ है, तो क्लियरली हमारा प्रोपोर्शन इंक्रीज किया है एशिया के केस में। देन 2.5 से 5 हुआ यानी अगेन डबल हो गया है, जबकि ये प्रोपोर्शन यहाँ पे हमारा डबल से कम इंक्रीज हुआ है। सो क्लियरली एशिया के लिए कंसिस्टेंट इंक्रीज है, तो ऑप्शन अपना नेचुरल गैस ही आंसर होगा, क्लियरली ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी डूएबल सेट इन द एग्जाम कंडीशंस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सेट इज अबाउट द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट बाय ए कंपनी ओवर द ईयर्स। The following line graph gives the ratio of amount of imports by a company to the amount of exports from that company over the period from 1995 to 2001. रेशियो दिया है हमें इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का, आई अपॉन ई का।
तो जब भी हमारा इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट लेस देन 1 होगा तो मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट इज लेस देन एक्सपोर्ट, और अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इन दैट मीन्स दैट इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, और अगर इक्वल टू 1 है तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों फिर इक्वल होंगे, क्योंकि रेशियो ही गिवन है हमें, एग्जैक्ट वैल्यूज तो गिवन नहीं है, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन गिवन होगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ द इंपोर्ट इन 1998 वाज रुपीज 250 crores एंड टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर्स 1998 एंड 1999 टुगेदर वाज रुपीज 500, तो इंपोर्ट इन 1999 कितना होगा। 1.25 रेशियो दिया है हमें इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का, और हमें वैल्यू किसकी दी है, इंपोर्ट की दी है। तो इंपोर्ट अगर हमारा 250 है और इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट 1.25 है, यानी कि 5/4 है, 5/4 है, और 5 की वैल्यू 250 है, तो 4 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा हो जाएगा 200, क्लियर है, इंपोर्ट 250 एक्सपोर्ट 200, और टोटल एक्सपोर्ट 500 1998 और 1999 का, तो क्लियर 1999 में कितना बचा हमारा एक्सपोर्ट, वहां के लिए बचा 300, और इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट है 1.4 इस केस में, विच इज 7/5, 7/5, 5 की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 5 इज 300, यानी 1 यूनिट इज 60, 1 यूनिट इज 60, तो 7 यूनिट हमारा आ जाएगा 7 into 60 विच इज इक्वल टू 420 CR। So this will be our import for 1999, 420 crores, option D. Okay. Next question. The imports were minimum proportionate to the export of the company in which year? This is the easiest question. कुछ नहीं करना इसमें। प्रोपोर्शनेट, मिनिमम प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ कि इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की वैल्यू जब मिनिमम होगी तब, और कब होगी, सीधे सीधे ग्राफ में दिख रहा है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0.35, क्योंकि इंपोर्ट हमारा ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये बस ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि इसका ऑपोजिट भी दिया हो सकता था कि द एक्सपोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनल टू इंपोर्ट, उस केस में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होता है। यहां तो क्लियरली हमारा 1997 में 0.35 है, सो 1997 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम 1997 टू 1998? परसेंटेज इंक्रीज के लिए हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट की वैल्यू चाहिए कब की, 1997 की, और इंपोर्ट की वैल्यू चाहिए 1998 की, और तभी हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल पाएंगे। बेस वैल्यू हमारी होगी ना इंपोर्ट ऑफ 1997, बट हमें कोई वैल्यू गिवन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ रेशियो गिवन है, 1997 का रेशियो गिवन है, 1998 का रेशियो गिवन है। रेशियो से हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते अनलेस कोई और कंडीशन गिवन होता। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन होता कि एक्सपोर्ट सेम है दोनों केसेस में, तो निकाल पाते, क्योंकि फिर हमें रेशियो मिल जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.35 से हमें क्या पता है, हमें इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो पता है यहाँ पे, और यहाँ भी हमें रेशियो पता है, और हमको इफेक्टिवली क्या चाहिए, I1 और I2 का, यानी इंपोर्ट ऑफ 1997 और इंपोर्ट ऑफ 1998 के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। उसके लिए या तो एक्सपोर्ट के बीच में कोई रिलेशन हमें गिवन होता क्वेश्चन में, या एक्सपोर्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होती, या इंपोर्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होती। तो कोई एक डेटा हमें जरूर दिया होना चाहिए था। इज दैट मच क्लियर? यहाँ पे कोई भी ऐसा डेटा गिवन नहीं है जिससे कि हम इन दोनों इंपोर्ट्स का आपस का रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाए, रेशियो एस्टैब्लिश कर पाए, एंड हेंस डेटा विल बी इनएडिक्वेट डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the import of the company in 1996 was rupees 272 crores, the export from the company in 1996 was how much? तो 1996 में रेशियो है 0.85 का, यानी कि 17/20 है, और 17 हमारा 70 यूनिट्स इंपोर्ट होगा, 8 और 20 यूनिट्स हमारा एक्सपोर्ट होगा, और वैल्यू हमें किसकी गिवन है, इंपोर्ट की गिवन है, यानी कि 17 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, 17 यूनिट्स इज 272, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 17 1 जा 7 और 17 6 जा, तो 16 टाइम्स 17 into 16, तो 20 into 16 will be export की वैल्यू, which will be equal to 320 crores, option B. Clear? Next question. Question number 5. In how many of the given years were the export more than import? Import upon export given है हमें, अगर ये less than 1 है तो import is less than export, यानी कि export will be greater than इंपोर्ट, इजंट इट सो? और क्वेश्चन वही तो पूछ रहा है, एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट, तो कब कब होगा, जब जब लेस देन वैल्यू है, लेस देन 1 वैल्यू है, तो 1995, 1996, 1997 एंड 1998। ओके, ऑप्शन डी 4 विल बी द आंसर। अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज हो, ऐसे किसी केस में कोई ग्राफ गिवन हो, तो हमें ध्यान क्या देना है, हमें 1 वाली लाइन को देखना है। ठीक है, सो 1 वाली लाइन से नीचे जितनी वैल्यूज होंगी वो सबके सब हमारे आंसर को सेटिस्फाई करेंगे, और क्लियरली दिख रहा है हमें 4 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज ऊपर हैं उससे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है देखने का, क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो डायग्राम को प्रॉपर्ली देख रहे हैं हम, तो सॉल्यूशन को देख सकते हैं साथ में। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द 2 सेट्स दैट आई हैड, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आए थे,
फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, बट उसका एग्जैक्ट डेटा मुझे अवेलेबल नहीं है कि हैरी पॉटर की बुक्स थी शायद और उनको अरेंज करना था 3x3 ग्रेड में, बट एग्जैक्ट क्या डेटा है, अगर तुम लोगों के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट में मेंशन करना, साथ में यू कैन कनेक्ट विद टेलीग्राम डायरेक्टली, तो ADITY पे डायरेक्टली मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आया था ये हैरी पॉटर वाला। साथ में कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू हॉस्पिटल, तो एग्जैक्टली क्या डेटा था दैट आई डू नॉट नो। अगर डेटा मिल जाएगा तो मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और एडिशनली फिर QA के क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में, वो सेशन भी मॉर्निंग में कल मैं अपलोड कर दूंगा। यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप @ZMB, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाट्सएवर इन एनी क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग तो कमेंट में बताना, और अगर सेशन पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।